यस एवरीवन, सो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका रिक्रूटिंग से लेकर उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको मोटिवेट करना, मोरल बूस्ट करना, एवरीथिंग, हर एक चीज एम्प्लॉयज रिलेटेड सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, राइट। सो अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पढ़ेंगे आज, दैट इज द फंक्शंस एंड द स्कोप ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है भाई, ठीक है। सो प्लीज ओपन द पेज नंबर 6। 6 पे आपको दिया हुआ है फंक्शंस एंड द स्कोप ऑफ एचआरएम। So there are two functions, managerial function and operative functions of HRM. कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता क्या है, आखिर उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। तो मैनेजरियल फंक्शन में आपको पता है 4 बेसिक: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग करना सिंपल सी बात है कि कितने हम लोगों को रिक्वायर्ड है एम्प्लॉइज और मार्केट में कितने अवेलेबल है, तो ये चीज देखना। प्लस ऑर्गेनाइजिंग करना कि कौन से जॉब पर कैसे कैसे सेट करना है, तो पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करना। एंड द थर्ड वन दैट इज डायरेक्टिंग, तो गाइड करना प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयज को, प्लस मोटिवेट करना, मोरल बूस्ट करना, वो भी चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। एंड कंट्रोलिंग, इट्स सो सिंपल, कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक जो प्लानिंग हम लोगों ने की थी जिस तरीके से, वो सारी की सारी उस तरीके से हो रहा है काम, जो एम्प्लॉयज है जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था वो सारे के सारे उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग इवन करेक्टिव स्टेप्स भी उठाएंगे। तो एचआर मैनेजमेंट के अंदर ये मैनेजरियल फंक्शंस 4: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप देख सकते हो पेज नंबर 7 पे कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड फंक्शंस, मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काम करना सबसे पहला। तो उसके अंदर जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस मतलब सबसे पहले आपको पता है रिक्रूटमेंट करना, और रिक्वायर्ड नंबर तो बाद की बात है कि भाई हमको कितने एम्प्लॉयज चाहिए और उनका रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी करना पड़ा कि ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्किल्स क्या होनी चाहिएगी, देन क्वालिटीज क्या होगी, टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एवरीथिंग। सबसे पहले हम लोगों को वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एनालिसिस करने का पूरा का पूरा। एंड आफ्टर दैट क्या किया जाएगा, जॉब रिक्वायरमेंट, कि हम लोगों को कितना रिक्वायरमेंट है भाई, उस पोजीशन पे कितने लोग हम लोगों को चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह है नहीं है। फिर हम लोग सोर्सेज ढूंढते हैं। सो रिक्रूटमेंट के देयर आर वेरियस सोर्सेज रिक्रूट करने के भाई बिजनेस में, जैसे कि आप जानते हो कि इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में जनरली जैसे प्रमोशन होता है, मतलब किसी भी बंदे को हम लोगों ने हायर पोजीशन पे रिक्रूट कर दिया, तो इंटरनली चीज हो गई ना कि भाई सीईओ की पोजीशन खाली हो गई थी और उसको रिक्रूट कर दिया, तो ऐसा चीज हो जाए। या फिर इवन जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भाई ये पोस्ट खाली है तो उसके नीचे कोई मैनेजर अगर अच्छा खासा है तो उसको हम लोग प्रमोट कर दें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो प्रमोशन इज वन ऑफ द सोर्स। देन इवन ट्रांसफर, अब जैसे एक डिपार्टमेंट में काफी लोग हैं या फिर एक हमारी जो ब्रांच है उसमें बहुत सारे लोग हैं और दूसरी ब्रांच में इतने सारे लोग नहीं है, उसमें उल्टा हम लोग बाहर से रिक्रूट करें, इससे बेटर है कि ए ब्रांच से बी वाली ब्रांच में हम लोग एक दो जनों को ट्रांसफर कर दें। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जाता है कि भाई अहमदाबाद जो ऑफिस है वो उधर से ट्रांसफर होके पुणे में उनका लगता है, फिर या तो बेंगलोर में लगता है या फिर इवन अब्रॉड भी लगता है, दुबई है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, ऐसे अलग अलग जगह पे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। जैसे टीसीएस कंपनी है, राइट,
टीसीएस कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करती ही रहती है, उसमें तो जो भी आईटी कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे ना, उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि टीसीएस, आप बताओ टीसीएस के अगर इंटरव्यू आप फेस करोगे ना, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बेसिक रिक्वायरमेंट यही होता है कि उनको अपने एम्प्लॉयज क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, कि कभी भी उनका ट्रांसफर आ जाए या उनकी कभी भी ड्यूटी शिफ्ट हो जाए, वो हो सकता है, वो सामने वाला एम्प्लॉय कर देना है उनको, ठीक है। सो देयर आर वेरियस सोर्सेस, सो प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारे तरीके हैं। देन इवन एक्सटर्नल सोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल फॉर अ कंपनी फॉर द रिक्रूटमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट हुई न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, और वेबसाइट, उनकी वेबसाइट में, फिर इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। देन कैंपस रिक्रूटमेंट्स आर अवेलेबल, जैसे के कॉलेज, एमबीए कॉलेजेस में, आईआईएम में, और आजकल मोस्टली कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल होता ही है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और ताजे ताजे फ्रेशर्स को एम्प्लॉयड करेगी, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक तरीका है जिससे हम लोगों को एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। प्लस एक और आ जाता है प्लेसमेंट्स, देयर आर वेरियस प्लेसमेंट एजेंसीज अवेलेबल, मतलब इट्स लाइक अ मीडिएटर। वो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होते हैं, मीडिएटर वाला काम करते हैं। जिस भी बंदे को एम्प्लॉयमेंट भाई जॉब चाहिए, तो वो अपना बायोडेटा वगैरह या सीवी वगैरह देकर जाए उस प्लेसमेंट एजेंसी को, और वो प्लेसमेंट एजेंसीज कंपनी तक अलग अलग, भाई जो जो कंपनी में जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट एजेंसीज, ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह काफी अवेलेबल है आज के टाइम पे। प्लस देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज ऑल्सो, जैसे आजकल इंटरनेट पे आप लोगों ने सुना होगा शायद naukri.com आ गया है, और फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भाई साइट्स है जिसमें हम लोग अपने सीवी अपलोड करके हम लोगों को ऑफर्स आ सकती है, अलग अलग जगह से कॉल्स आ जाते हैं, टेलीफोनिक हो जाता है सब कुछ। फिर इवन अगर हम लोगों को वर्कर्स चाहिए तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलते हैं, राइट। तो वहां पे भी तो रिक्रूटमेंट तो चाहिए ही ना। अब हम मेरे को 100 वर्कर चाहिए, तो क्या 100 वर्कर का मैं इंटरव्यू थोड़ी लेने बैठूंगी, मुझे तो बस छोटे मोटे काम के लिए पर थोड़े टेम्पररी बेसिस पे मुझे वर्कर चाहिए 100 जितने, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स ही सारे के सारे लेकर आएगा, क्योंकि उसकी पहचान में तो होते ही है। तो सीधा डीलिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो ऐसे सारे जरिए है हमारे पास जिससे हम अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट और ये सब जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो एजुकेटेड एम्प्लॉयड भाई पर्सन हम लोगों को चाहिए, भाई अच्छे खासे अच्छी वाली पोस्ट पे हमको चाहिए, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट एजेंसीज वालों से कांटेक्ट करते हैं। बाकी तो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो ये अपने को फैक्ट्री वर्क के लिए या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को चाहिए होता है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं। प्लस एक और ऑप्शन आ जाता है रिक्रूटमेंट एट द गेट, मतलब ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, अभी उन लोगों को वर्कर्स चाहिए होते हैं भाई डेली बेसिस के लिए या फिर आज के दिन के लिए, जैसे कैसे चल रहा होता है कि भाई अवर्स वाइज उनको काम करवाना है, तो वो क्या करते हैं अपने गेट के ऊपर ही लगवा देते हैं कि भाई हमको एक नीड है वर्कर्स की और ऐसा सब कुछ। तो ये वर्कर्स रिलेटेड चलता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट एट द गेट। सो इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद तो सबसे पहले काम क्या है एचआर मैनेजर का, सबसे पहली चीज जॉब एनालिसिस करना, वो पर्टिकुलर जॉब में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होगी और कैसे लोग चाहिए होंगे, टेक्निकल स्किल्स कैसे होगी, फिर क्वालिफिकेशन कैसे चाहिए होगी, फिर हम लोगों को रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस के अंदर कितना जॉब रिक्वायरमेंट है, कौन सी जॉब के लिए हम लोगों को लोग चाहिए, वो देखते हैं हम लोग। एंड आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट के सोर्सेस डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कहाँ से रिक्रूट करना है। अब रिक्रूटमेंट के जरिए तो डिसाइड कर दिए, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने डाल दी, तो अलग अलग भाई लोग आएंगे ऑफिस में, इंटरव्यू, फिर अब उनका सिलेक्शन प्रोसीजर चालू होगा। उसके बाद सिलेक्शन में कि उनकी सीवी सबसे पहले एनालिसिस की जाती है, उनसे फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवाया जाएगा और उनसे सीवी वगैरह कलेक्ट की जाएगी। फिर वो सब चीजें एनालिसिस करके स्क्रीनिंग करके पूरा, उसके बाद देयर आर वेरियस कंपनीज जो टेस्ट्स कंडक्ट करवाती है।
अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जैसे IQ रिलेटेड टेस्ट होगा, या फिर इवन ट्रेड टेस्ट वगैरह। जैसे आप अगर जोमेटो में या फिर स्विगी और ऐसे सबके कॉल सेंटर्स वगैरह के लिए अप्लाई करें ना, तो वहां पर है ना टेलीफोनिक आपको एक सेशन रखेंगे, ऐसा टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो लोग कि आपको कोई एक कॉल आएगा और फिर आपको एक प्रॉब्लम वो देंगे कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को आप गलत आइटम पहुंचा लेते हो भूल से और कस्टमर की कंप्लेन आती है, तो एक एम्प्लॉय जो कॉल सेंटर में काम करेगा वो कैसे सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को। तो देयर आर वेरियस टाइप्स, इस तरीके से टेस्ट्स वगैरह लेते हैं, और वो टेस्ट्स वगैरह में कोई क्लियर होता है तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू भी स्टेजेस होते हैं, भाई जूनियर HR मैनेजर लेगा पहले, फिर सीनियर HR मैनेजर लेगा, देन हेड ऑफ द HR डिपार्टमेंट। इस तरीके से स्टेप्स में भी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल नहीं है भाई अभी भी कि भाई वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी जैसे 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगे और उनको रिक्वायरमेंट है भाई 30-40 लोगों की खाली, तो उसमें से 30-40 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग 12-15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे बुलाएंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के टाइम पर उनको सब कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे, हर एक चीज प्रैक्टिकल, और उनके ऊपर वो एम्प्लॉयज के ऊपर पूरी नजर रखेंगे। और इवन ट्रेनिंग्स के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो पूरा प्रैक्टिकल जैसा सेशन रहेगा। फिर इवन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड उनको सारी चीजें इन्फॉर्म की जाएगी। एम्प्लॉयज जो न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉयज है उनको पूरा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सब चीजें बताएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है और आपकी पोस्ट क्या रहेगी, आपको क्या काम करना रहेगा, ये आपके मतलब ऊपर रहेंगे, आपके अंडर में कितने लोग रहेंगे, मतलब एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग से पहले ही वो सब चीजें बताई जाती है। तो दैट ऑल फंक्शंस जो मैं अभी तक बोल रही हूँ, दैट ऑल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन HR मैनेजमेंट। HR डिपार्टमेंट करता है ये सारा का सारा काम, ठीक है। सो जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड फंक्शंस, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस, जॉब रिक्रूटमेंट, सॉरी जॉब रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड फाइनल प्लेसमेंट, ठीक है। सिर्फ इतना काम नहीं करता है HR, उसके अलावा भी देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था आज के टाइम पे एम्प्लॉयज को खाली काम करवाना दैट इज नॉट इनफ। आज के टाइम पे अगर हमारे कंपनी में हम लोग एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हैं तो उसका जो डेवलपमेंट है वो भी कंपनी का ही काम है कि उसको कैसे डेवलप करना है, उसके अंदर स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। मींस जैसा हमारे पास एम्प्लॉय आया है वैसे के वैसे स्किल्स उसके पास नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में या नेक्स्ट कमिंग 10 इयर्स में नहीं रहने चाहिए। उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए जाएंगे जिससे वो और ज्यादा डेवलप हो सके। सो डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शंस में जैसे मेरिट रेटिंग होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, मैनेजमेंट रिलेटेड डेवलप। आपको पता है काफी ऐसे जैसे कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला, राइट, तो पर्टिकुलर जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है तो उसको ऐसे बोलेगे कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट आप ही हैंडल आउट करो सारा का सारा। तो हम लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, आज वो करेगा वो चीज, तो ये क्या है, ये एक तरीका है उसको डेवलप करने का। सो कंपनीज में ये सब चीजें की जाती है ताकि वो अपने फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप कर सके। जो भाई अभी जैसे MBA वाले, राइट, अब डायरेक्टली MBA वालों को मैनेजर वाली पोस्ट पे तो डालेंगे नहीं क्योंकि फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस है नहीं, खाली इंटर्नशिप ली हुई है 6 महीनों की। तो धीरे धीरे उनको पहले लो वाली पोजीशन पे रखेंगे और फिर उनके अंदर देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग उनको टारगेट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सक रहे हैं नहीं हो सक रहे हैं, फिर उनको एज अ मैनेजर वाली पोस्ट पे प्रमोट किया जाता है। तो पूरा काम ऐसे चलता है बिजनेस के अंदर। फिर करियर प्लानिंग, सो उनकी करियर प्लानिंग जो मैं बोल रही हूँ कि भाई जैसा एम्प्लॉय आया है वैसा ही सेम रहना नहीं चाहिए, उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बहुत कुछ किए जाते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज दिए जाते हैं ताकि वो सॉल्व आउट करे
और सॉल्यूशंस निकाले, बिजनेस को हेल्प करे। और ये न्यू फ्रेशर्स, उनका तो पूरा निचोड़ देते उन लोगों को, क्योंकि नए नए एम्प्लॉयज है और इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको सब चीजें सिखाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग उनसे ही सजेशंस लेंगे, उनको ही बोलेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो प्लीज अपने सजेशंस दो कि कंपनी किस तरीके से काम करे और कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करे, या कंपनी की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, या कंपनी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड कुछ भी उनका डिसीजन हो रहा हो, जैसे मार्केटिंग वाले हैं तो मार्केटिंग में ऐसा ही पूरा चलता है, तो उनको बोलेंगे भाई एडवर्टीजमेंट के लिए टैगलाइन कैसी जानी चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे एडवर्टीजमेंट हम लोगों को करनी चाहिए, कौन सा इफेक्टिव वे होगा इस साल में, तो वो सब उन्हीं से पूछते हैं मोस्टली। तो ये जनरल चलता है पूरा का पूरा। तो ये सब चीजें करियर डेवलपमेंट में और इन सब चीजों में आ जाती है। सो एचआर मैनेजमेंट इवन डेवलपमेंट ओरिएंटेड रिलेटेड भी फंक्शंस करता है। फिर कंपेंसेशन ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, आपको पता है इवन उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा पूरा का पूरा, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। फिर उनके मतलब जो भी कलीग्स होंगे उनसे पूछेंगे, उनके जो सुपरवाइजर्स होंगे उनसे पूछेंगे, वो एम्प्लॉय रिलेटेड हर चीज पूछी जाती है उनके बारे में और उसके बेसिस पे फिर उनके इंसेंटिव्स, और अगर टारगेट वारगेट कंप्लीट करते हैं तो इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको। खाली इंसेंटिव नहीं, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल, वेरियस अदर बेनिफिट्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज, और ये पूरा का पूरा एचआर मैनेजमेंट ही ध्यान देता है। तो जैसे वेज सैलरी हो गया, उनका जॉब इवैल्यूएशन होगा, इंसेंटिव्स होंगे, बोनस होगा, फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट, जैसे आपको पता हो कि कंपनी की तरफ से घर, गाड़ी, सब कुछ मिलती है। फिर इवन जो भी चिल्ड्रन की फीस होगी वो फीस वगैरह कंपनी से ही पे होती है। पेट्रोल अलावेंसेस, बहुत कुछ, मतलब हर एक चीज आप जहाँ जाओगे, अभी कंपनी की तरफ से ही आप कहीं पे मीटिंग करने जा रहे हो कहीं आउट ऑफ, तो वहां का खर्चा पूरा का पूरा वो सब चीजें कंपनी करती है ना। तो ये क्या है, ये सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं कंपनी में एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी, ग्रुप इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज का। फिर LIC जैसे रिलेटेड भी उनका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी कंपनी की तरफ से सब कुछ। देयर आर वेरियस थिंग्स, और ये सारे के सारे काम एचआर मैनेजमेंट में आ जाते हैं, एचआर डिपार्टमेंट करता है कंपनी का। एंड इवन और भी चीजें आती है, बिकॉज एचआर मैनेजमेंट किसको डील कर रहा है, किसको मैनेज कर रहा है, इंसानों को। तो इंसानों के रिलेटेड उसको थोड़े बहुत इमोशंस, थोड़े बहुत फीलिंग्स रखने पड़ते हैं। सो इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशंस कैसे रखने हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे ग्रो करवाना है बिटवीन ऑल द एम्प्लॉयज, उनका मोरल कैसे बूस्ट करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है। मतलब क्या होता है, काफी बार एक एम्प्लॉय है कंटिन्यूसली काम कर रहा है बिजनेस में, तो बोर हो जाते हैं वो काफी बार सेम काम करके। तो नए नए चीजें उनको सिखाना, एड ऑन करना। फिर काफी बार तो होता है कि भाई ठीक है 2 दिन की छुट्टी ले ले तू, रेस्ट पे चला जा, या फिर उनको आउट ऑफ भेज देंगे कि भाई ये कंपनी के साथ मीटिंग ले ले, तो बाहर जाएगा तो थोड़ा फ्रेशन अप होगा। तो इस देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए। मोरल उसका डाउन हो गया, जो एकदम एकदम फैटिक, भाई उसकी बोर्डम इतना ज्यादा क्रिएट हो गया उसके लाइफ में, तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाना करना, ये सब चीजें देखी जाती है एम्प्लॉयज रिलेटेड। देन कम्युनिकेशन स्किल, कि उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करवाना है। लीडरशिप, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनके एक एम्प्लॉय आया है तो अगर उसके अंदर लीडरशिप नहीं है, या फिर काफी ऐसे लोग होते हैं जिनमें ना बचपन से लीडरशिप क्वालिटीज होती है, बहुत रेयर लोग होते हैं और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज को थोड़ा और आगे लेकर आएंगे बिजनेस वाले। उनको भाई हर एक टीम, जैसे टीम लीडर बनाएंगे उनको, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसका टीम लीडर ये, प्रोजेक्ट ए का टीम लीडर ये, प्रोजेक्ट बी का टीम लीडर ये, ताकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और ज्यादा डेवलप हो सके। प्लस ग्रीवेंसेस प्रोसीजर भी है कि कब कुछ भी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयज को, या उनकी कोई कंप्लेंट्स होती है, या उनका सैलरी इशू होता है, या काफी ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज मेरे थोड़े नियर बाय एरिया में शिफ्टिंग करवा दो मेरे जॉब का,
क्योंकि देखो जैसे अपने लोग इस एरिया में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मणिनगर रहते हो या उसके आसपास वाले एरिया में रहते हो, और आपका कहीं बहुत वो गोरखदेव या फिर एसजी हाईवे ऐसे सब साइड आपका किसी बैंक में जॉब वगैरह लगता है, तो थोड़ा टाइम आप ठीक है काम करोगे, फिर आपको क्या है बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो काफी बार हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो प्लीज थोड़ा है ना, मणिनगर वाली ब्रांच है तो उसमें प्लीज हमारा शिफ्टिंग करवा दो, ट्रांसफर करवा दो, मतलब ऐसा सब कुछ भी हम एम्प्लॉयज बोलते हैं। उनके जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उस सारे प्रॉब्लम्स को सुनना, उनका सोल्यूशन निकालना, दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ एचआर मैनेजमेंट। और फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, सो एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, कोई भी गलत कुछ नहीं करे, सो ये सब चीजें एचआर मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो कितने सारे फंक्शन है, सोचो कितने सारे काम है। हम लोगों को ऐसा लगता है एम्प्लॉयज को तो मैनेज करना है, सबसे डिफिकल्ट टास्क है भाई, इंसानों को मैनेज करना सबसे सबसे डिफिकल्ट टास्क है। आपसे मशीन मैनेज हो जाएगी, आपसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग देख लोगे कर लोगे, लेकिन इंसानों का मैनेजमेंट सोचो आप, सबका अलग अलग ईगो है, सबके अलग अलग फीलिंग्स है भाई, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, सो this is actually very difficult to manage the humans, और सबको कन्विंस करना, सारे ह्यूमंस को कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन डेवलप करना उनके बीच में, सो इट्स अ वेरी एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि मैन इज अ सेंटर इन द मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, बिकॉज यू नो इंसान ही सब कुछ करता है, इंसान ही एक्चुअली बिजनेस को सेटअप करता है, इंसान ही रॉ मटेरियल्स लेकर आता है, जो परचेस मैनेजर होगा इंसान ही होगा ना, प्रोडक्शन कौन करेंगे, इंसान करेंगे, फिर ये एचआर मैनेजमेंट भी कौन करेंगे, इंसान करेंगे, मार्केटिंग जो एक्टिविटीज करेंगे वो कौन करेंगे, इंसान करेंगे। सो अल्टीमेटली मैनेजमेंट मतलब सीधा का सीधा इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस, सो ह्यूमन को ही मैनेज करना, तो आप सोचो कि कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली। सो मैन इज सेंटर इन दिस मैनेजमेंट, प्लस मैनेजमेंट मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने अगर इंसानों को मैनेज कर दिया ना, बहुत बड़ी जंग जीत ली, क्योंकि सबके अलग अलग नेचर, सबके अलग, आप सोचो आप क्लास में होते हो, आप जैसे स्कूल लेवल पे थे, तो क्या सब फ्रेंड्स बनते हैं, हम लोग जितने भी क्लास में, अभी 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चे आपस में फ्रेंड्स होंगे, जस्ट टेल मी यस और नो, बोलो 40 के 40 स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स होंगे, बोलो यस और नो, होगा ऐसा कि 40 के 40 सब फ्रेंड्स है, मेरे सब फ्रेंड्स है, ऐसा होता है नहीं, कुछ ऐसे 10 जनों का अलग से ग्रुप बनेगा, 10 जनों का अलग से ग्रुप बनेगा, 5 जनों का अलग से ग्रुप बनेगा, 2 जने अलग होंगे रैंकर्स वाले, वो दो दोनों अलग ही घूमेंगे, अलग ही बैठेंगे, अलग ही सब कुछ करेंगे, ऐसा होता है ना जनरली। तो बिजनेस में भी तो ये सब चीजें हो सकती है ना, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर, हर किसी का नेचर मिक्सिंग हो सके ऐसा नहीं हो सकता है, और इन सब के नेचर को सबको मिलाना, सबको इकट्ठा रखना, सबसे काम करवाना, तो आप सोचो कि एचआर मैनेजमेंट कितना डिफिकल्ट हो चुका है एक्चुअली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द ह्यूमंस। सो अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस के अंदर एचआर मैनेजमेंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाएगा ना, कोऑपरेशन अचीव हो सकता है, डिसिप्लिन अचीव हो सकता है, वेस्टेजेस नहीं होंगे, क्योंकि सारे वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होकर काम कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स अराइजेस नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं बिजनेस में। तो ये हम लोगों को सोचने का, जब भी हम लोग आंसर लिखे ना, तो जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है हम लोग वही लिखे, बिकॉज अब आप कॉलेज में हो, तो हम लोगों को कंसेप्ट अगर पता है तो हम लोग अपना आंसर डेवलप कर सकते हैं, खुद की हेड पॉइंट बना सकते हैं। देन
वेस्टेज स्पॉइलेज नहीं होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी, जो क्वालिटी में जिस तरीके से बोलिए, बिकॉज यू नो कि मैनेजमेंट का जो वर्क है वो टॉप मिडिल बॉटम ऐसे काम जाता है। तो टॉप लेवल वाले ने देखो, टॉप पे भी इंसान ही है, मिडिल लेवल पे भी इंसान ही है, बॉटम लेवल पे भी इंसान है, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, मिडिल लेवल वाला, उन्हीं को मैनेजर्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड है मैनेजमेंट के अंदर। एमबीएस होते हैं ना सारे के सारे, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड एकदम एक्सपीरियंस बंदे, उन्हीं को क्यों मैनेजमेंट दिया जाता है, बॉटम लेवल वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बॉटम लेवल वाले जो वर्कर्स है वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं मोस्टली, जो फैक्ट्री वर्क करते सारा का सारा। तो उन सबको बैलेंसिंग करना, उनको उनके हिसाब से ही पूरा सेट करना। तो सोचो कि एचआर मैनेजर के अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, जो ये काम कर रहा है सारा, इंसानों को जो मैनेज करे। बताओ, अभी तो देश की और मतलब पूरे दुनिया में ऐसी हालत हो गई है, भगवान भी इंसानों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। कंपनी में इंसानों को मैनेज, कितने 4,000 5,000 वर्कर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, और सबका ध्यान रखना, सबके रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होगी, उनके बेनिफिट्स रिलेटेड बात करना, उनका रिक्रूटमेंट, उनका डेवलपमेंट, तो कितने सारे फंक्शंस हैं। सो पहले लगता था हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड तक कि एचआर मैनेजमेंट तो बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत वाइडर है कंसेप्ट इसका। सो सारे जो रिसोर्सेस वगैरह है, अगर इंसान को अच्छे से मैनेज करेंगे ना भाई, बस सब अच्छे से होगा, हर एक चीज अच्छे से होगी, बिजनेस के टारगेट्स भी अचीव होंगे, और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज नहीं होगा, अच्छे से क्वालिटी भी मेंटेन होगी गुड्स और सर्विसेज की हमारी। प्लस यहाँ पे हम क्यों मैनेज कर रहे हैं इंसानों को? बिकॉज इंसान है तो हमारा बिजनेस है भी, वैल्यूएबल असेट्स है ना। एम्प्लॉइज आर द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म, ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द इंडस्ट्री। सो इट्स वेरी कंपल्सरी to take care of that employees, right? Then public relation maintain करना। देखो पब्लिक रिलेशन से भी ये भी चीज फर्क पड़ती है ना, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश है, आज रिलायंस, रिलायंस क्यों है आगे, टाटा क्यों है आगे? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज, उसके जो मैनेजर्स है, उसकी जो टीम है ना, वो बहुत मजबूत है। सो जहां जो टीम मजबूत होती है, जो टीम में कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो आगे जाता ही जाता है। तो एचआर मैनेजमेंट का यही काम है, खाली रिक्रूटमेंट करना, खाली सिलेक्शन करना खत्म नहीं हो जाती है बात आज के टाइम पे। टीम पूरी रेडी करना, वी वाला आना चाहिए कंसेप्ट, खाली मैं ही डेवलप हूँ ऐसा नहीं, हम सब डेवलप हो। अगर हम लोग जितने भी जने यहाँ पे, अगर हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो हम सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ में हम लोगों को डेवलप होना है, तो पूरी कंपनी ऊपर जाती है। सिर्फ एक जना खुद के बारे में सोचेगा ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी यही करता है, जो एम्प्लॉयज के गोल्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, उन दोनों को मिलाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लग जाता है और पूरी कंपनी को ऊपर लेकर जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली। सो इवन आजकल आपको पता है, अकाउंटिंग आपने जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये बिजनेस में आप ठीक है, ज्यादा से ज्यादा परचेज सेल और ऐसे सब चीजों के रिलेटेड एंट्रीज आपने देखी, असेट्स लायबिलिटीज वगैरह सब कुछ। एचआर मैनेजमेंट जो है ना, पूरा एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस, उसके रिलेटेड भी अभी धीरे धीरे अकाउंटिंग डेवलप हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HRA। तो ऐसा कंसेप्ट भी डेवलप हो रहा है अभी, कि उनका भी जो एम्प्लॉयज काम करेंगे ना, उनका भी तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए ना, बिकॉज हम लोग उनको असेट्स बोल रहे हैं, वो भी वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म। तो उनका भी तो कैलकुलेशन होना चाहिए ना। वैसे मनी में उनको मेजर नहीं कर सकते हैं, कि उनकी ऑनेस्टी या उनकी लॉयल्टी, उनके स्किल्स, उनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। बट टाइम बाय टाइम आप देखना फ्यूचर में, अब इसके रिलेटेड अकाउंटिंग भी डेवलप हो रही है। सो इट्स वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मतलब धीरे धीरे टाइम बाय टाइम एचआर मैनेजमेंट मोस्टली हर एक फील्ड में, बिकॉज यू नो इवन गवर्नमेंट का खुद का भी
मिनिस्ट्री है, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डेवलपमेंट के रिलेटेड पूरा का पूरा, एचआरडी हम बोलते हैं। तो बहुत आजकल इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। और आप एमबीए इन एचआर भी कर सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर एचआर मैनेजमेंट रिलेटेड ही डिपार्टमेंट जो होगा उसमें ही आपको काम मिलेगा। एंड ओवरऑल क्योंकि हमारे देश, हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग क्यों है, आप सोचो, एक जस्ट सोचो इतना कि इंडिया में इतनी अच्छी पॉपुलेशन है, चाइना में तो हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो भी चाइना इंडिया से आगे निकल रहा है, उसमें इतना डेवलपमेंट, उसकी नेशनल इनकम, ये सब चीजें अच्छी हो रही है, और इंडिया की क्यों नहीं हो रही? इंडिया में पॉपुलेशन क्यों बर्डन हो रही है? चाइना के लिए तो बर्डन नहीं है, जापान तो बोलता है और ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, हम इंडिया वाले ही बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना ज्यादा सप्लाई है, मेन कहाँ पे चीज आ रही है कि उनका इस्तेमाल नहीं है, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं। जिस दिन देश ने इंसान, हमारे जो एम्प्लॉइज रहेंगे और हमारे जो जितने भी लेबर्स है, जितने भी सप्लाई ऑफ लेबर कंट्री में है ना, अगर उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया ना और अपॉर्चुनिटीज डेवलप की, तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता डेवलप होने से। वहीं पे कमी है इंडिया की। सो एचआर मोस्टली ह्यूमन रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज मान रहे हैं ना वो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। फिर क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एचआर मैनेजर की? तो जो भी एचआर मैनेजर बनता है तो पहले तो यार एमबीए तो किया हुआ ही होना चाहिए यार, एचआर में तो एजुकेशन स्किल्स तो चाहिए उसको, एमबीए विद एचआरएम किया हुआ होना चाहिए उसका। फिर या तो पीजीडीएम होना चाहिए, आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, ये पोस्ट डिप्लोमा वगैरह चल रहा है इसके रिलेटेड, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एचआर, ऐसा सब चल रहा है। तो वो सब भी अगर किया हुआ हो तो कोई वांधा नहीं है, बिकॉज देयर आर 4 फील्ड्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और प्रोडक्शन। लेकिन अभी और भी फील्ड्स हो गई, आप इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड भी एमबीए कर सकते हो, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड एमबीए कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारी। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट्स है एमबीए की, वो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ऐसे सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, बड़ी जो भी अच्छी खासी इंस्टीट्यूट्स है। चलो फिर इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स एचआर मैनेजर इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, कमांड, उसका लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो कुछ भी कैसे भी लैंग्वेज बात करे, तो एकदम उसका अच्छा लैंग्वेज पे कमांडिंग होना चाहिए, उसका काफी अच्छे तरीके से उसको बात करना है, और उसको लोकल लैंग्वेजेस एंड ऑल सब कुछ आना चाहिए। प्लस डिसीजन मेकिंग पावर, ऑफ कोर्स डिसीजन तो आएंगे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजन तो लेंगे ही, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल्स, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 3 उसके फंक्शंस है मैनेजमेंट के। देन अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए, उसका एप्टीट्यूड लेवल, क्यूरियोसिटी, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इंसानों से डील कर रहा है उसको, एचआर मैनेजर को, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उसके अंदर पेशेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। देन ड्राफ्टिंग स्किल्स, एग्जीक्यूटिव स्किल्स, कि भाई वो कैसे किसी से काम करवा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन रख रहा है और कैसे डेवलप कर रहा है, वो सब चीजें के रिलेटेड प्लानिंग करना एचआर मैनेजर का काम है। फिर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई भी मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर, उसके अंदर लीडरशिप तो होना ही चाहिए, बिकॉज वो मैनेजर है और वो सब चीजों को मैनेज करेगा, सो इट इज अ प्री रिक्विसाइट, ठीक है, ये तो क्वालिटी होनी चाहिए। और बिजनेस में तो मैं मानती हूँ कि लीडरशिप तो चाहिए पहले आप में, ये तो पहला रिक्वेस्ट। फिर है एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला मैनेजर वाली डायरेक्ट थोड़ी पोस्ट मिल जाती है, एक्सपीरियंस तो चाहिए उस चीज के लिए। देन ट्रेन्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल, मतलब उसका पर्सनालिटी इतना जबरदस्त होना चाहिए ना, उसका एकदम प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज आती है भाई, ये चाहिए एचआर मैनेजर के अंदर। और एचआर मैनेजर के रोल क्या है, क्या काम करता है? एज अ कम्युनिकेटर, एज द डिसीजनल रोल, एज अ पब्लिक रिलेशन, कैसे रखना है, ह्यूमन नेचर उसको रखना पड़ेगा भाई। फिर लीगल एडवाइजर, हर एक चीज रिलेटेड एडवाइस करना और ये सब कुछ। फिर मोरल इंक्रीजर, मोरल बूस्ट करना एम्प्लॉइज का। कंट्रोलर, कंट्रोल भी तो उसको करना है।
काउंसलर, कुछ भी होगा तो चलो भाई काउंसलिंग, काउंसलिंग पावरफुल होना चाहिए। फिर मीडिएटर, करियर फ्रेमर, कि भाई बहुत अच्छे से वो जो उसके एम्प्लॉयज है कंपनी में वो अच्छे से उनका करियर डेवलप कर सके। एंड क्या बोला है, स्पोकमैन वेलफेयर रिलेटेड काम कर सके भाई, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो सके। मतलब सोसाइटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द बिजनेस अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सब चीजें अच्छे तरीके से परफॉर्म हो तो एचआर मैनेजर के ये काम है, ठीक है। So that's it about the human resource management। आपका पहला चैप्टर बेसिक इसका कंसेप्ट, then meaning of HR, characteristics, what are the functions of HR, what are the importance, qualities क्या होनी चाहिए, qualification क्या होनी चाहिए HR मैनेजर की, एंड HR मैनेजर कौन से रोल प्ले करता है, ठीक है। बस खत्म हो गया चैप्टर। इसके अंदर से मैंने आपको बताया था फंक्शंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस, क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशंस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। फंक्शन वाला क्या बड़ा है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वो बड़े बहुत अच्छे मार्क्स में पूछते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और इम्पोर्टेंस भी अच्छा खासा हो सकता, इम्पोर्टेंस भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स इट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड डिस्कस करेंगे। चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे ऐसे डरने वरने की जरूरत नहीं है। जो भी हो आप मेरे को मैसेज कर दो, आपके पास नंबर है मेरा, तो जो भी कुछ भी डाउट होता है कोई भी चीज रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और या तो कॉल करना हो तो फ्रीली आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। या इधर भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, क्योंकि आप सेम 1 में हो तो अभी नए नए हो, वही कॉलेज में आए हो तो थोड़ा बहुत इतना आइडियाज नहीं होंगे आप, आई अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ठीक है। चलो।